जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पंचायतों के बारे में जो है आपने बहुत पुराने से जो है खाक पंचायत और दुनिया की पंचायतगिरी तो सुनी होगी। कुछ दोस्तों पंचायतें जो है आपके घर मोहल्ले में जो होती हैं कि दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे लोग, KKL। तो इस प्रकार से दोस्तों पंचायत तो जो है बहुत पुरानी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन में हिंदुस्तान में रही है। ठीक है, हर जगह पंचायत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए एक और पंचायत जो है हम भी शुरू कर देते हैं। और आज का लेक्चर नंबर दोस्तों 20 है। इस लेक्चर 20 पे अगर आप डायरेक्टली कूद पड़े हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ये तुमने गलती कर दी है। ठीक है, लेकिन गलती भी हुई नहीं है। आप सबसे पहले चैनल को विजिट कीजिए, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, हर टॉपिक पे UPSC की मिलेगी प्लेलिस्ट। दूसरी चीज़, ये दोस्तों लेक्चर 20 है, 20 है, इससे पहले के लेक्चर देख के आएँ। ये सिर्फ लक्ष्मीकांत को तैयार करने के लिए नहीं बनाए गए लेक्चर हैं। ये लक्ष्मीकांत के भी ऊपर जाते हैं जहाँ पे UPSC जाती है। तो चलिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की दोस्तों जो अवधारणा है, ये अगर मैं बताऊँ तो ये जो है महात्मा गांधी के विचारों से मिलती जुलती है। महात्मा गांधी का दोस्तों जो विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर या नेहरू से जो है वो उलट था। नेहरू जहाँ, अम्बेडकर जहाँ पे एक तरफ जहाँ मतलब बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो जो है आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन या जो है नेशन के लेवल पे बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे। वहीं पे जो महात्मा गांधी थे उनके जो विचार थे वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज थे, यानी कि विकेंद्रीकरण में जो है वो सत्ता के बिलीव करते थे। और नेशनलिटी मतलब वो जो है जो कॉन्सेप्ट उनका था वो डिसेंट्रलाइज था, यानी कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि जो है गाँवों में भी स्तर पर भी जो है छोटी छोटी पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो इसीलिए वो पंचायतों में जो है काफ़ी बिलीव करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि निचले स्तर पे जो है समस्याएं जल्दी सॉल्व होंगी और जो है ऊपर जब तक जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और जो है समस्या भी पता नहीं कहाँ जाए वो समस्या। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दोस्तों जो है अगर मैं बताऊं तो इनको रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने सेल्फ गवर्नमेंट, अपना सुशासन स्वयं से जो है अपना शासन चलाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों जो है ये मैनेजमेंट है लोकल अफेयर का, यानी कि जो लोकल के अफेयर होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे लोग अफेयर हो गए, वो अपने ही द्वारा जो इलेक्ट किए गए लोग होते हैं। आपको मैं बता दूं तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप जो है वैदिक एज में जाओगे तो आपको सभा और समितियां जो है आपको मिलेंगी, जो है इसी प्रकार कुछ कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो पंचायतों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है लोकल अफेयर को जो लोग है पंचायत के स्तर पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, वहीं से लोकली जो है लोग इलेक्ट होते हैं, वही जो है सॉल्व करते हैं अपनी लोकल बॉडी बना करके। PRI दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं आज़ादी के समय नहीं थी। PRI जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो है डेमोक्रेसी दोस्तों लोकतंत्र क्या होता है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड मतलब ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है। लेकिन जब ग्रास रूट पे जो है, ग्रास रूट का मतलब सबसे निचले स्तर पे जो है डेमोक्रेसी थी नहीं, यानी कि पंचायतों लेवल पे डेमोक्रेसी थी नहीं, तो इसको जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में जो है PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। अब जब मैं बात इंस्टीट्यूशंस की कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो PRI जो है आज अगर हम बात करें तो कई उसके वर्ष हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 7 और 25 7 32 साल लगभग होने जा रहे हैं। ठीक है, PRI के। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का? पावर को डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है, ताकि अथॉरिटी जो है वो निचले स्तर पे ही रहे गांव समाज में। इनकरेज करना इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, जब दोस्तों निचले स्तर पर रहेगी तो इंक्लूसिव होगा, समावेशी, मतलब जो है डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होगा। ऐसे बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। मार्जिनलाइज ग्रुप को जो है एम्पावर करना, जैसे गांव में जो है SC ST या इस प्रकार के जो पिछड़े वर्ग या वुमेन्स जो हैं उनको भी जो है पॉलिटिक्स में लाना, यानी कि जो है मतलब अगर हम बात करें तो पंचायत से पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब पंचायत पे लेवल पे सबसे पहले हम SC ST और वुमेन को जो है एम्पावर करेंगे। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, जब हम पंचायतों पे जो है प्रतिनिधित्व करेंगे तो जो है वहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होगी। अब इसे जिला में जो है DM को देखने कौन बरबर जाएगा, तो इससे अच्छा जो है पंचायतों का है अपने चलेगा प्रधान के यहाँ कि हाँ भैया ये काम नहीं हुआ। ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि जो है इकोनॉमिक विकास हो सके, क्योंकि वो खपड़ी पर रहता है, सराई पर रहता है, तो उसको जब पाए तब उठ पटक दिए जाकर कि नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, बनती तो वो कभी भी नहीं है, वो तो पता है।
टू एड्रेस सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय जो है उसको भी जो है करने के लिए जो है समाज का न्याय जो है वो तभी हो पाएगा जब हम जो है हर जगह पे जो है निचले स्तर तक जो है हम डेमोक्रेसी प्रदान करें। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से बनती है, ताकि जो है जो काम होते हैं वो निचले स्तर पे देखे जाते हैं लोकल कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, और उसका कोई चीज़ होता है उसका कंप्लेन किया जाता है तो लोकल ही लेवल पर रहता है। लोकल लीडरशिप जो है इससे इमर्ज होती है, छोटे छोटे नेता नए नए जो है युवा नेता खासकर, वाह, तो ये जो है नए नए उभर करके सामने आते हैं, मोबालाइज करते हैं कम्युनिटी के रिसोर्स को, कम्युनिटी अपने रिसोर्स को देखती है उस हिसाब से जो है उसको मोबालाइज करती है, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी तो इससे मजबूत होती है। तो 3 टियर इसमें सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। पंचायत, ठीक है, एक विलेज लेवल पे पंचायत बनाएगी, एक पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे बनाएगी, एक पंचायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएगी। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दोस्तों होता क्या है, पंचायत जो है हर लेवल पे होती है, यानी कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और कंपोजिशन दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या है, तो पंचायत का दोस्तों हर लेवल पे एक चेयरपर्सन होता है और कुछ उसके अदर मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन एज वेल एज अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। पंचायत का जो होता है मतलब हर लेवल पे, चाहे वो विलेज का हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सब में जो है एक चेयरपर्सन और जो है एक अदर मेंबर जो है होते हैं। इलेक्शन चेयरपर्सन का कैसे होता है मेंबर और पंचायत का, तो ऑल द मेंबर जो है पंचायत के एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं पंचायत के, ठीक है, वो सब जो है इलेक्ट होते हैं। चेयरपर्सन जो होता है विलेज का वो भी जो है इलेक्ट होता है उस मैनर में जिस मैनर में जो है स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करे। चेयरपर्सन जो पंचायत का होता है इंटरमीडिएट और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये दोस्तों इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली बाई एंड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। दोस्तों पहले आप बात को समझिए, गला में खिचखिच। चेयरपर्सन दोस्तों जो पंचायत का विलेज लेवल पे होता है उसको दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है जैसे दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर उसको निर्धारित करता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है। जो चेयरपर्सन दोस्तों इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जो अपने मेंबर होते हैं ना उन्हीं में से एक को जो है इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट। दोस्तों आर्टिकल 243 ऐप के अनुसार अगर हम बताएं तो मिनिमम एज जो है कंटेस्ट करने के लिए पंचायत इलेक्शन में वो 21 ईयर है, ठीक है, 21 ईयर एज जो है वो है। इन पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो प्रोविजन है वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। तो पंचायत की ड्यूरेशन क्या होती है दोस्तों, 5 ईयर टर्म होता है, ठीक है, हालांकि उससे पहले भी जो है डिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो है आपको बता दूं कि फ्रेश 5 साल के लिए होता है, ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, उससे पहले भी डिजॉल्व हो सकती है। फ्रेश इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत सेल कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंचायत के जो है ड्यूरेशन जो 5 साल होता है उसके पहले जो है पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो डिसोल्यूशन जो होता है यानी कि जो भंग, अब देखो फिर वही बात करूंगा मैं आपसे, पिछले लेक्चर देख के नहीं आया और तुम्हें डिसोल्यूशन समझ नहीं आएगा तो यार थोड़ा सा क्रोध का हमारा इज्जत किया करो, ठीक है, वरना हाँ देखा करो, ठीक है, पहले लेक्चर सब देखे हो तब पल्ले पड़ेगी। डिसोल्यूशन जो होता है दोस्तों वो डिसोल्यूशन जब हो जाता है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर जो है करवाना जो है ज़रूरी है, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों पंचायत अगर मान लो कोई नई रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसको जो है फुल पीरियड 5 ईयर का नहीं मिलता है, ठीक है, जो बचा हुआ पीरियड होता है वही मिलता है। अगली बात करी जाए तो आप मोटे मोटे क्या समझे, मोटे मोटे ये समझे 5 साल टर्म होता है, ठीक है, अगर बीच में कहीं पे जो है डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा करके जो है दोबारा तैयार करना पड़ता है, और ठीक है वो बचा हुआ पीरियड उसको मिल जाता है नई कॉन्स्टिट्यूटेड जो होगी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
रिजर्वेशन जो है सीट का देख लीजिए पंचायत में, तो पंचायत में जो है रिजर्वेशन का जो सीट है वो अलग अलग हिसाब से जो है अलग अलग स्टेट जो है अपना अपना नियम बना के रखे हुए हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। दोस्तों 73rd अमेंडमेंट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, SC और ST के लिए। वुमेन के लिए भी है कुछ कुछ, इन द प्रोपोर्शन ऑफ दियर पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन हो उतना जो है विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजर्वेशन कर दो, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर दोस्तों ये जो है प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन जो है, और ये जो है उन्हीं के पास ताकत होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। रिजर्वेशन जो है ऑफिस जो है चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल SC ST का जो है रिजर्वेशन। और ये जो है मैं आपको बताऊं तो 334 में जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट एज वेल रिजर्व फॉर द ऑफिसर ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दोस्तों 234 आर्टिकल में जो है ये स्पेसिफाइड बात है कि चेयरपर्सन में भी जो रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो है अभी 2030 तक कर दिया गया है, अभी पिछले लेक्चर में बताया। प्रोविज़न जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है पंचायत में वो जो है या चेयरपर्सन या मेंबर का जो है अप्लीकेबल नहीं है अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। ये बाद में जो है ऐड किया गया था 83rd अमेंडमेंट के द्वारा 2000 में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, और क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट कोई है ही नहीं वहाँ पे, इसीलिए रीजन है। दोस्तों रिजर्वेशन सीट का वुमेन के लिए भी जो है किया गया है। एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स फॉर वुमेन, ठीक है। 1/3 जो है वुमेन जो है होनी चाहिए। कोई स्टेट चाहे तो वो 50% कर सकता है, कुछ ने कर भी रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर ऑफ सीट्स फॉर OBC, तो एक्ट ऑथराइज दोस्तों इसके लिए भी करता है, ठीक है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड लॉ फॉर द टाइम फॉर बीइंग फोर्स, यानी कि जो है उस समय कोई मान लो कानून बना दिया, उससे जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर द पर्पज इलेक्शन टू बी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न अंडर एनी लॉ मेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कानून अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर बना देता है तो उसके इफेक्ट से जो है कोई मेंबर जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है उसकी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो डिस्क्वालिफिकेशन के होंगे वो सारे जो है डिटरमाइन होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, यानी कि राज्यों के पास बहुत ताकत है। पावर और फंक्शन पंचायत के क्या होते हैं, तो वो जो है इंडो करती हैं पंचायत को पावर अथॉरिटी के साथ, ठीक है, जो उनको जो है ज़रूरी होती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ये सारी पावर वगैरह जो है देती है, और पावर देती नहीं है, ना पैसा देती है, बस यही नुकसान होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं पावर नहीं देती, पैसा नहीं देती। मैंने देखा है कि पावर पैसा सब होता है, ठीक है, लेकिन जब ईमानदार काम ही करने वाला नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेट ही जो है इनके लिए प्लान सब कुछ बनाता है, ठीक है, और प्रिपरेशन करता है प्लान की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ठीक है। और 29 दोस्तों जो है मैटर टोटल इनके पास हैं पंचायत के लेवल पे, ठीक है। 11 शेड्यूल में जो है ये चीज़ें दी गई हैं। 11 शेड्यूल में दोस्तों ये दिए गए हैं कि क्या क्या पे जो है स्कीम पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस ये जो है ये लोग काम कर सकते हैं। तो 29 मैटर जो है इनको असाइन किए गए हैं 11 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए पंचायत जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनको पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप अपना काम करो। फाइनेंस जो है पंचायत को जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो करता है। जैसे फाइनेंस अब आएगा कहाँ, पैसा आएगा कहाँ, तो जैसे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, टोल टैक्स और फीस वगैरह, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो पंचायत के स्तर पर लगाई जा सकती हैं। कलेक्ट हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। और ऐड वगैरह जो है अगर कुछ चाहिए होती है तो पंचायत को जो है CFS से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जब पढ़ाए थे तब वहीं पे बताया था कि तो वहीं पे बताया था, ठीक है, कि स्टेट के लेवल पे भी वही होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको ग्रांट अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड के रूप में दी जाती है, ठीक है, स्टेट से। इंपॉर्टेंस क्या है पंचायत की इंस्टीट्यूशन की, तो इंपॉर्टेंस दोस्तों यही है कि DPSP में आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है विलेज पंचायत के बारे में। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे आ जाती है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। फीचर क्या है 73rd अमेंडमेंट के, तो ग्राम सभा एक बनती है, ठीक है। ग्राम सभा फाउंडेशन के तौर पे काम करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। 3 टियर सिस्टम है, चेयरपर्सन होते हैं, कुछ मेंबर होता है, रिजर्वेशन के प्रावधान है, ड्यूरेशन 5 साल बता ही चुका हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो चाहे तो जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
लॉ कोई बना सकता है। पावर ऑफ फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो स्टेट लेजिस्लेचर देता है। फाइनेंस वगैरह ये कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन कोई बना सकता है ऑडिट करने के लिए अकाउंट वगैरह। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरेटरी, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत आर एप्लीकेबल टू यूनियन टेरेटरी। दोस्तों ये उनके पास भी जो है मतलब जो है यूनियन टेरेटरी पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो यूनियन टेरेटरी के लिए कुछ एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें स्टेट्स एंड एरियाज एक्ट दोस्तों नहीं अप्लाई होता है, ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सर्टेन अदर एरिया पे। ठीक है, और हालांकि जो है बाद में जो है अगर मैं बताऊं तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया जो है इसके लिए पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, यानी कि जो है द एक्ट बार्स द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर ऑफ द पंचायत, that the validity of any law relating to the delimitation of the constitution and the allotment of such cannot be questioned in any law। यानी कि डिलिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी जो मामला है ये पंचायत से रिलेटेड, वो दोस्तों किसी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं होगा। इट फर्दर लेट्स डाउन दैट द नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाई एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों ये जो मैं आपको बता दूं तो इलेक्शन को भी जो है पंचायत का जो है वो बाहर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिए। जब तक जो है एक इलेक्शन पटिशन जो है कोई जो है दायर ना की जाए। ठीक है, और उसका माइनर क्या होगा दायर करने का, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। कंपलसरी और वॉलंटरी जो है प्रोविज़न किए गए हैं। कंपलसरी प्रोविज़न का मतलब ये है कि ये ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी प्रोविज़न है। ठीक है, जो है इंक्लूड किए गए स्टेट लॉ की, जो स्टेट लॉ में नेसेसरीली इंक्लूड किए गए हैं कि कंपलसरी जैसे इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल, यानी कि ऑल 3 लेवल पे पंचायत होगी। 21 ईयर मिनिमम जो है एज है। ठीक है, ग्राम सभा होगी, रिजर्वेशन SC ST वुमेन को मिलेगा। वॉलंटरी प्रोविजन ये है कि ऐच्छिक हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी ताकतें हैं। इसमें स्टेट अगर चाहे तो अपने हिसाब से कुछ टोल मरोड़ कर सकता है, जैसे स्पेसिफिक नीड वगैरह और लोकल कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ये सारी जो है इनके पास है। कि वॉलंटरी जो प्रोविजन है वो इंक्लूड करते हैं, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ एडिशनल पावर कितनी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पंचायत को कितनी देनी है, ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पंचायत को कितनी देनी है, और रिप्रेजेंटेशन MP और MLA को जो है डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायत कितना देना है, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। तो इसके लिए दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है सारा कुछ, इलेक्टोरल रोल तैयार करने में वगैरह स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। ठीक है, जो कि जो है अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा, और उसी के दोस्तों जो है वही इलेक्शन इलेक्टोरल रोल तय करता है, फिर जो है इलेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये जो है मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है स्टेट का, वही सारी चीज़ें ये सब देखता है। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन दोस्तों बनती है, जैसे एक स्टेट के एक देश के लेवल पे होती है फाइनेंस कमीशन। दोस्तों इस बात का जिम्मा देखती है कि स्टेट के पास जो है कितना पैसा बांटा जाएगा, कितना नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी शायद स्टेट को जो है इंडिया में स्टेटों को 41% शायद बांटा जाता है। तो KM जो स्टालिन है तमिलनाडु के, वो कह रहे थे कि 50-50 कर दो इसको जो है स्टेट और इंडिया के बीच में। तो लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायत के स्तर का देखती है, कितना पैसा जो है किसको मिलेगा, किस हिसाब से बांटा जाएगा, इक्वेशन क्या होगी। तो इस प्रकार के जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो है मोटा मोटा काम होता है। दोस्तों आप जो है PPT आप पढ़ रहे होगे, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर ये PPT मिलेगी कहाँ से, तो इसका दोस्तों जवाब सीधा सही है कि हमारे चैनल की एक होती है मेंबरशिप। ठीक है, वो मेंबरशिप आपको मिलेगी 149 रुपये में, 2 मंथ की होती है। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप जो है इस पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको लिख के आ रहे होंगे, ये मेंबरशिप है। ठीक है, जैसे अदर चैनल की होती है वैसे ये 149 में 2 मंथ की मिल जाएगी, वहाँ पे आप ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं, 700 लेक्चर हैं हर टॉपिक पे। और मैं आपको बता दूं अगर आप PW से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये हमारा कूपन कोड जो है स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उसको लगा सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना लगाने से पहले, हो सकता है बदल गया हो, तो अगर बदल गया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बदल दूंगा। दोस्तों पंचायती राज सिस्टम इवाल्व इंडिया में कैसे हुआ, तो इवाल्व होने का दोस्तों तरीका जो है मैं आपको बताऊं तो वैदिक एरा में मैंने आपको बताया कि सभा समितियां वगैरह जो है सेल्फ यूनिट होती थी। ठीक है, फिर रामायण और महाभारत में जो है आपने देखा कि जो है जो 2 रामायण और महाभारत हैं वहाँ पे जो है पुर आपने देखे। ठीक है, जनपद देखे, सिटी देखे, विलेज देखे। ठीक है, ऐसे जो है पुर, जनपद, सिटी, विलेज, ये सब सारी चीज़ें देखी। कास्ट पंचायत, ठीक है, ये किंग की जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती थी कास्ट पंचायत। 1 पर्सन जो है वो कास्ट पंचायत से भी आता था। ठीक है, तो ये जातियों का अलग से मामला रहा है। सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो शांति पर्व में आपको देखने को मिल सकता है महाभारत में। मनुस्मृति जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मनुस्मृति,
ये सब में जो है आपको सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो है वहाँ पे विलेज की कुछ संख्या बताई गई है, ठीक है, जैसे वहाँ पे 10, 20, 100, 1000 विलेज का ग्रुप था, ठीक है। तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है महाभारत में ग्रामीण जो है वो चीफ ऑफिशियल होता था विलेज का, दशप जो है वो चीफ होता था 10 विलेजों का, विश्व अधिपति जो है या 60 ग्राम अध्यक्ष जो है या 60 ग्राम पति जो है वो चीफ होता था 20, 100 और 1000 विलेजेस का, एक एक अनुसार उसका नाम कर लीजिए। 20 का होगा विंश अधिपति और 100 का होगा 60 ग्राम अध्यक्ष और जो 1000 का होगा वो 60 ग्राम पति होगा, ठीक है। तो लोकल टैक्स वगैरह जो है लिए जाते थे। एंशियंट पीरियड की जो है मैंने बात कर ली। और टाउन को जो है पुर कहा जाता था, उसके चीफ को जो है नगरिक कहा जाता था, नगरिक। और लोकल बॉडी जो है वो फ्री होती थी किसी प्रकार की रॉयल इंटरफेरेंस से और आराम से जो है अपना मैनेज करते थे। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में भी जो है आपने देखा कि प्रोमिनेंट जो है विलेज लाइफ चलती थी। गुप्ता पीरियड में भी आपने देखा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो विषयपति से चलता था, विलेज जो है वो ग्रामपति से चलता था। और लेकिन जो है वुमेन का कोई इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं होता था, लेकिन जब सभा और समितियाँ चलती थी वैदिक एरा में तब वहाँ पे वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। तो ये चीज़ जो है ना आपको जब एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताई थी। तो मेडिवल इंडिया में आपने देखा कि सुल्तान आए, ठीक है, उन्होंने प्रोविंस को जो है विलायत कहा, ठीक है। और मुकद्दम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पटवारी जो है कलेक्शन रेवेन्यू, चौधरी जो है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, ठीक है। हेल्प जो है उसमें पंचों की ली जाती थी, पंच, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। ब्रिटिश पीरियड आया तो उसमें विलेज पंचायत ने जो है अपनी एटोनॉमी को जो है लोस्ट कर दिया, यानी कि विलेज का जो है कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हमारे देश में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मायो का जो है, मायो के नाम से जो है एक फेमस जो है रिजोल्यूशन आता है 1870 में, ठीक है। और उसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन जो है उनको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दे करके इनलार्ज की जाती है। तो 1870 में जो है एक कॉन्सेप्ट आया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। ये जो है लोकल इंस्टीट्यूशन बनाने के मद्देनज़र अर्बन म्यूनसिपैलिटी के लिए जो है कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन पास किया गया 1870 में मायो का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि जब मायो ने इतना किया तो उसके बाद लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में 1882 में जो है और जो है जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड किए, ठीक है। और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब जो आपने चार्टर एक्ट देखा 1892 का, ठीक है। तो उसमें पावर धीरे धीरे जो है वो डिवोल्यूशन किया जा रहा था, ठीक है। तो इसको जो है जो लॉर्ड रिपन जो है लेकर के आए थे, बहुत ज़्यादा जो है पावर देने की बात कर रहे थे लोग नॉन ऑफिशियल मेंबर को, क्योंकि आप इसको तब रिलेट कर पाओगे जब आपने ये इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से देखी होगी। जब मैं 1892 का जब बुला रहा था मैंने आपको बताया नॉन ऑफिशियल मेंबर वगैरह, तो उनको जो है ज़्यादा थोड़ी सी पावर जो है देने की कोशिश की। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल डेमोक्रेसी का। थोड़ा सा जो है अर्बन का तो जो है पहले से आ चुका था मायो के समय। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो बूस्ट होते चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1907 में रॉयल कमीशन बनी एक डिसेंट्रलाइजेशन पे, ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप CEH हॉबोस ने की थी, ठीक है। इन्होंने इंपॉर्टेंस जो है पंचायत की विलेज लेवल पे पहचानी। उसके बाद दोस्तों जो मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म हुआ 1919 के, इन्होंने जो है सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट के, ठीक है, वो जो है दे दिए प्रोविंस को दे दिए, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है फिर अगर हम बात करें तो 1925 आया, इसमें 8 प्रोविंस जो है पंचायत एक्ट पास किया गया, जिसमें जो है इसमें जो है 6 नेटिव जो है स्टेट ने जो है पास किया पंचायत ला। तो लोकल बॉडी जो है उनको पावर वगैरह दे दी गई। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आया आपने, फिर उसके बाद देख ही लिया कि आर्टिकल 40 और आर्टिकल 246 में जो है आर्टिकल 40 जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात करता है तो वहीं पे जो पंचायतों की बात करता है आर्टिकल 40, वहीं पे 246 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कोई लॉ वगैरह बना सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा जो है क्रम था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये आज़ादी के समय क्यों नहीं आया था, तो उसके पीछे दोस्तों जिम्मेदार आप कई लोगों को मान सकते हो। हालांकि एक उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, ठीक है। उनका मानना था कि यहाँ पे करप्शन होगा, भ्रष्टाचारी होगी वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ तो विचार कुछ लेवल तक उनके हमें सही लगते हैं, क्योंकि होता तो कुछ भी नहीं है गाँव गलियों में, ठीक है। और बस वो जो है प्रधान अपना ही पैसा खा करके बस सब बर्बाद कर जाता, सब बर्बादी कर देता। After independence as a development initiative, India had implemented the community development program on the eve of गांधी जयंती 1952। तो दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आज़ादी के बाद शुरू किया गया था 1952 में गांधी जयंती के अवसर पे, ठीक है। और इसका जो है प्रोजेक्ट संभाला था अमेरिकन एक्सपर्ट अल्बर्ट मेयर ने, एटावा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो है रूरल डेवलपमेंट को जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए,
ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का जो है लिया जाए। और नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस जो है 1953 में जो है इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इसका कोई रिजल्ट मिला नहीं, ठीक है। उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा थी, ठीक है, पार्टिसिपेशन लोगों का कम था, ट्रेंड उतना थे नहीं। उसके बाद दोस्तों एक बलवंत राय मेहता जो है कमेटी बनती है 1957 में, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूटेड के द्वारा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दोस्तों मैंने आपको कब पढ़ाई थी, अब मैं ज़रा बताओ। ये मैंने आपको पढ़ाई थी यूनियन और इट्स टेरिटरी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बताई थी, जो मैंने बताया था कि नीति आयोग में आज मिल चुकी है, ठीक है। तो 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कमेटी जो है बनाता है बलवंत राय मेहता की उसमें, ठीक है। तो इसने जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट जो पार्टिसिपेशन था, ठीक है, उसमें कमी थी लोगों की, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता ही थी। उसके बाद दोस्तों जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इसके किसके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो इसके रिजल्ट स्वरूप जो है कमेटी ने सजेस्ट की है कि पीआरआई और ये जो है 3 इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ठीक है, और ये जो है सजेस्ट किया उसने समिति ने, कमेटी ने। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 में जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है स्कीम इंट्रोड्यूस की गई आंध्र प्रदेश में 1959 में, ठीक है। उसके बाद जो है ये फिर अदर जगह पे जैसे असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब वगैरह में फैली। फिर दोस्तों अपॉइंटमेंट होता है अशोक मेहता कमेटी का 1977 में 1977 में, ठीक है। और फिर जो है रिकमेंड करते हैं 2 टियर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी और कुछ स्टेट फिर और भी जो है इम्प्लीमेंट कर देते हैं जब अशोक मेहता कमेटी जो है फॉर्म होती है, ठीक है। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि 2 टियर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना दिए जाए, जैसे जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। और फिर जो है ईयर बीतते गए, उसके बाद जो है हनुमंता राव कमेटी बनती है 1983 में 1983 में। फिर उसके बाद जीबी के राव कमेटी बनती है 1985 में। उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी बनती है 1986 में। सरकरिया कमीशन दोस्तों बनती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, या मैं आपको अगले जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें पढ़ाऊंगा सेंटर स्टेट रिलेशन, तब मैं आपको सरकरिया कमीशन बताऊंगा। उसके बाद पीके ठंगटन कमेटी जो है 1989 में। हरकलाल सिंगरा खगरा कमेटी 1990 में। फिर उसके बाद जीबी के राव कमेटी जो है 1985 की जो है रिकमेंड करती है कि डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिक यूनिट होनी चाहिए प्लानिंग की, ठीक है। जीबी की राव कमेटी में डिस्ट्रिक्ट को प्लानिंग का बेसिक यूनिट बनाया गया था। एलएम सिंघवी कमेटी दोस्तों रिकमेंड करती है कि मोर फाइनेंशियल रिसोर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को दिया जाए, उनको स्ट्रेंथ दिया जाए। और अमेंडमेंट दोस्तों इस फेज में जो है बिगेन हो गए थे, ठीक है। जैसे 64 अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है, राजीव गांधी जी के द्वारा, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ किया जाए पीआरआई को, लेकिन ये पास नहीं हो सका राज्यसभा में। उसके बाद 74 अमेंडमेंट बिल लाया गया और ये 1990 में लाया गया, लेकिन ये भी जो है डिस्कशन में नहीं आया कभी। उसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय के पीवी नरसिम्हा राव ये कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट लेकर आए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1991 में, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ये लेकर के आए थे 72nd अमेंडमेंट बिल सितंबर 1991 में। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ, आपको बता दूं, पार्लियामेंट में दिसंबर 1992 में। और थ्रू दीज अमेंडमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द रूरल एंड अर्बन, और यहाँ से जो है ये इंट्रोड्यूस हो गई 73rd और 74 अमेंडमेंट के द्वारा। तो 24 अप्रैल 1993 वो दिन था जब दोस्तों ये जो है काम हुआ, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था 24 अप्रैल 1993। उसके बाद 74 जो है वो पास हुआ था 1 जून 1993 को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो साइलेंट फीचर जो है 73rd और 74 अमेंडमेंट के क्या थे, तो 74 जो अमेंडमेंट था, 73rd जो था वो पंचायतों के बारे में था, 74 जो था वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में था, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर के स्तर पे, नगर निगम, ठीक है। तो बेसिक यूनिट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बनाएगी, ग्राम सभा, वार्ड कमेटी, ठीक है। ग्राम सभा बनेगी विलेज के लेवल पे और वार्ड कमेटी बनेगी म्यूनसिपैलिटीज़ के स्तर पे, जिसमें कुछ एडल्ट मेंबर होंगे, ठीक है, और वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड भी होंगे। तो 3 टियर स्ट्रक्चर जो है बनकर आया, विलेज, इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक, ताल्लुक या मंडल अलग अलग जगह पे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है वो उस जगह पे उन पॉपुलेशन में नहीं हो सकता है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख के जो है नीचे है। अगर 20 लाख के नीचे पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, आर्टिकल 243B के अनुसार। और सीट जो है वो सब डायरेक्ट इलेक्शन से होंगी, ठीक है। आर्टिकल आप सामने देखते जाइए, पढ़ते जाइए,
SC और ST और वुमेन के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, 1/3 जो है टोटल मेंबर वुमेन होंगी। SC और ST के लिए जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा 1/3 जो है, और 1/3 जो है ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन वुमेन, ठीक है। चेयरपर्सन का भी जो है वो भी ऑफिस जो है खतरे में है, ठीक है, उनको भी रिजर्वेशन उसमें भी अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म 5 साल तक चलेगी, ठीक है। और अगर कोई डिसोल्यूशन होता है तो इलेक्शन जो है कंपलसरी है 6 महीनों के अंदर। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में होगा, ठीक है, वही सब काम संभालेगा। और पंचायत जो है अपने प्लान वगैरह जो है बना सकती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी उनको सब्जेक्ट जो दिए गए हैं 29 मैटर हैं उसी से रिलेटेड। 74 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है अपना काम कर सकती है। और बजटरी एलोकेशन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। रिवेन्यू वगैरह जो है कितना देना कितना नहीं देना, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये दोस्तों कुछ जो है एरिया इससे छूट इनको दी गई एरिया जो है 5th शेड्यूल में जो है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये जो है जो शेड्यूल है ये जो है मैं आपको बता दूं तो इनको जो है एक्सेम्प्ट किया गया, इनको छूट दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है, क्योंकि इनके सोशल कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है। जैसे स्टेट हो गया आपके नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह। हिल एरिया जैसे हो गया दार्जिलिंग हो गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। तो अब दोस्तों ये बात हो चुकी है, तो अभी ये बता दूं कि कितना जो है सुधार हुआ है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, हम ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ लेवल तक बस सक्सेस है। 2.5 लाख दोस्तों हमारे देश में PRI हैं, ठीक है, और अर्बन लोकल बॉडी हैं, टोटल 2.5 लाख, ठीक है, और उसमें लोकल लोग जुड़ के आते हैं। लेकिन ये बात दोस्तों गर्व की है कि हमारे देश में इतना बड़ा सिस्टम मशीनरी चलती है, वो बड़ा मतलब बड़ी बात है, ठीक है। तो फीमेल पार्टिसिपेशन दोस्तों आप जानते हो उसकी दशा हमारे गांव गली मोहल्ले में क्या है, सब ऐसी ही चलती है, ठीक है। प्रधानपति चलते हैं, मतलब महिला को खड़ा कर दिया, चलापति रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें तो पैसा आता है, तो पैसा सब जो है बस तालाब खोदा जाता है और तालाब खोद के मिट्टी डाल दी जाती है, पैसा पार हो गया। तो भ्रष्टाचार सब जो है, करप्शन है, संलिप्त है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। कितना पैसा आता, कितना पैसा खर्च किया गया, इस पर कोई नज़र नहीं है। क्या डेवलपमेंट हुआ उसका ऑडिट करना है, अकाउंट देखना कि क्या पैसा वाकई में हकीकत में वो ज़मीन पे उतरा है। अधिकारी सब मिल बांट के जो है खा के जो है हजम कर जाते, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वो है ही नहीं, ठीक है। वुमेन्स का आपने देख ही लिया, इलेक्शन में जो है भ्रष्टाचारी होती है, इलेक्शन के एक दिन पहले जो आएंगे पैसा दे करके जो है और जो है चले जाएंगे और आप वोट डाल के चले आइए, यही सिस्टम चलता है। पूरे 5 साल जो है गोल रहेंगे, जब इलेक्शन आएंगे तो जो है 5 छू लेंगे आप क्या करके, तो जो है सब काम करवा देंगे। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, वोट फालतू में जो है लोग डालने जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ हमें तो फ़र्क दिखता नहीं, हालांकि हर जगह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह यही हाल है, ठीक। कुछ जगह पे जैसे सक्सेस स्टोरी बहुत सारी निकल के आती हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मेनली ज़्यादातर जो है निराशाजनक काम है इनका, ठीक है। जैसे दोस्तों स्वामित्व की स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की, इसमें ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है स्वामित्व यानी कि जो सर्वे किया जाएगा विलेज का, मैपिंग की जाएगी और उनको टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो है उनका जो स्वामित्व है, उनका जो घर है, ठीक है, उसकी मैपिंग वगैरह की जाएगी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। ये दोस्तों स्वामित्व को जो है यूनाइटेड नेशन में भी जो है उठाया गया था, ठीक है, और इससे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि भारत जो है कितना पावरफुल है, ठीक है। भारत में जो है डिजिटल मैपिंग होती है, डिजिटल सब सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी की चीज़ें होती हैं। तो ये स्वामित्व योजना दोस्तों एक यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यूनाइटेड नेशन में भी उठाई गई थी, ठीक है। तो हम रियल अर्थों में एक डेमोक्रेसी हैं दोस्तों। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद PRI इंस्टीट्यूशन? चैलेंज दोस्तों क्या है, तो चैलेंज आप देख लो, इनसफिशिएंट पैसा, स्टेट जो है पैसा नहीं देता है, हमें पैसा एक कम फैक्टर लगता है, ठीक है। ज़्यादा फैक्टर मुझे लगता है वो लगता है विल जो है, इच्छा नहीं है, ठीक है, काम करने की। पहले अपना पेट पाल लें, ठीक है, और यही सब चलता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कोटेदारों का क्या चलता है, तो कोटेदारों का भी यही सिस्टम चलता है। जैसे कोटेदारों के लिए इतना ट्रांसपेरेंसी हो चुका है, सब बाँट आट सब कुछ जो है, जैसे नापने तोलने का सब डिजिटल मीटर सब हो चुका है, लेकिन दोस्तों सब वही चलता है फर्जीवाड़ा। मैं आपको बता दूँ, अगर किसी गरीब को 30 किलो राशन मिलना होगा तो उसको मिलता है 20 ही किलो, 10 किलो, और खुले आम धड़ल्ले से ये काम होता है,
कोई चिड़ैया चू नहीं करती है, ठीक है। वो जो है सामने मीटर के सामने तौलता है, सामने ईंट रख देता है, उस पर सामने तौल करके सारा काम कर देता है। प्रशासन सोया हुआ पड़ा रहता है और धड़ल्ले से बड़े लेवल पे होता है, और एक जो है चिड़ैया नहीं जो है उसमें आती है कि जो है इसका विरोध करे, और सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि पंचायतों पे जो है क्या लेवल चल रहा है, और इसका सारा कमीशन ऐसा नहीं होता है कि ये जो है प्रशासन इससे अनभिज्ञ है। प्रशासन सब जानता है। प्रशासन के पास जो है होली दिवाली पे एक डब्बा चला जाता है और उसमें कुछ धरी हुई दक्षिणा चली जाती है, बस उसी के आधार पर जो है उसका कुछ होता नहीं है। तो इतना भ्रष्ट करप्शन हो चुका है इतना देश में जो है कि कोई व्यक्ति कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा जो है मतलब क्या ही बताया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चैलेंज है हमारे देश में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पंचायतों की दशा इतनी बेकार है, पता चला पंचायतों में जो है मतलब भैंस चल रही है चारा, ठीक है, बकरियां चल रही हैं वहाँ पे, और जो है मतलब वहाँ पे जो है बार टाइप का बना के रखा है। सपोर्ट स्टाफ नहीं है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, टीम नहीं है, स्टाफ नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, जूनियर इंजीनियर नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो प्रयास होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, बीच में पैसा गायब हो जाता है। स्टेप क्या देने चाहिए, जैसे यहाँ पे चलो मान लिया सारी चीज़ें हो गई, स्टेप क्या उठाने चाहिए। तो दोस्तों 6th रिपोर्ट इसकी सेकंड ARC की है, वो आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है वो दोस्तों कहती है कि क्लियर कट डिमार्केशन कर दीजिए, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो डिमार्केशन कर दे कि ये काम आपके हैं, ये आपके काम के हैं, ये सारे काम जो है उसका क्लियर कट एक सीमा बना दीजिए कि ये आपका काम है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और फिजिकल ऑटोनॉमी दीजिए, अपने मुद्दे वो स्वयं से सुलझाएं, ठीक है। राजकोषीय जो है ऑटोनॉमी स्वायत्तता दे दीजिए, ठीक है। ये उनका जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सेकंड ARC की रिपोर्ट है। और इन्होंने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इनकरेज करें लोकल बॉडी को आउटसोर्स स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। और गाइडलाइन और सपोर्ट प्रोवाइड करें स्टेट उसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ट्रेनिंग वगैरह जो है उनको दी जाए, कैसे काम किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑडिट कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि चेकिंग हो कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या धरातल पर उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। वो भी क्या होगा, ऑडिट कमेटी कुछ होता थोड़ी ना, आएगी पैसा लेगी और जो है ऑडिट हो जाएगा, और क्या यही तरीका होता है। तो वे फॉरवर्ड बस दोस्तों यही है, सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। अर्बन लोकल बॉडी को जो है म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं, इनको अर्बन लोकल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। कार्नर स्टोन है इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक तरीका है, ठीक है। ये दरअसल दूसरा लेवल है, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़ इंडिया में दोस्तों जो है एम्पावर करती हैं अर्बन कम्युनिटी को, प्रमोट करती हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और इंश्योर करती हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल। तो म्यूनसिपैलिटी दोस्तों इनको हम अर्बन लोकल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अर्बन लोकल सेल्फ भी गवर्नेंस कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी जो है 3 टियर स्ट्रक्चर ई गवर्नमेंट का चलता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है 3 मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो है डील की जाती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। तो उसके केस में जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द केस ऑफ यूनियन टेरेटरी, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 मिनिस्ट्री हैं जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को जो है से रिलेटेड डील करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है 74 अमेंडमेंट के द्वारा जो है किए गए। आपको पता ही है कि पार्ट 9A डाला गया, जिसमें आपको जो देख सकते हो, ठीक है, क्या इनके पास मैटर है, क्या नहीं इनके पास मैटर नहीं है। और आर्टिकल इससे इतने आर्टिकल जो है इनसे डील करते हैं। 12th शेड्यूल जो है उसमें जो है इनके लिस्ट मिल जाएगी आपको कि क्या ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और 18 फंक्शन जो है, टोटल 18 फंक्शन इनको असाइन किए गए हैं, उनको 29 थे। इवोल्यूशन अर्बन लोकल गवर्नेंस का अगर हम देखें तो जो है एंशिएंट टाइम से जो है वो रहा है, और फिर जो है वही चीज़ें हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और चलिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये शायद आपकी NCERT में भी है कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में मद्रास में बनी थी, आज भी जो एग्जिस्ट करती है। और 1726 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बॉम्बे और कलकत्ता में आई। 1870 में लॉर्ड मायो वाला फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन रिजोल्यूशन आपको याद आया होगा। लॉर्ड रिपन दोस्तों 1882 में मैग्ना कार्टा लाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में कहा जाता है। 1907 से 1919 में जो है रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन बनती है, ठीक है, CEH, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 1919 में दोस्तों जो है डायरकियल स्कीम लाई जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, और जो ये लोकल के लेवल के थे प्रोविंशियल लेवल पे।
उसके बाद दोस्तों 1924 में कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट बनता है, ठीक है, और इनेक्ट किया गया 1924 में। ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर को जो है गवर्न करने का, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंटोनमेंट एरिया का पावर देता है, ठीक है, कंटोनमेंट एक्ट, ठीक है। ये दोस्तों आप इसको अर्बन से ही रिलेट करके पढ़िए, कंटोनमेंट एक्ट। 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना देता है, यानी कि प्रांतों की अपना जो चाहे वो करें जा करके। 1949 के बाद की कहानी तो आपको भली भांति पता ही है। उसके बाद दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो है म्यूनसिपैलिटीज़ का आपने देखा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। 3 टाइप जो है म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, मैं आपको बता दूं, एक नगर पंचायत होती है, एक म्यूनसिपल काउंसिल होती है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। जो नगर पंचायत होती है ये दोस्तों जो है ये एक ट्रांजिशनल एरिया के तौर पे जो है काम करती है, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल जो होती है वो स्मॉलर अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो लार्जर अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो गवर्नर दोस्तों जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया, ठीक है। तो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये डिपेंड करता है दोस्तों पॉपुलेशन पे, ठीक है, डेंसिटी पे, उसके बाद जो है रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कितनी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी है, कई सारे फैक्टर पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नर चाहे तो जो है कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर एरिया है तो उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी जो है डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। और इस केस में जो है म्यूनसिपैलिटी हो सकता है जो है कॉन्स्टिट्यूट ना की जाए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर चाहे तो किसी एरिया को जो है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकता है। इस केस में इंडस्ट्रियल म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। तो कंपोजिशन इनका भी वही होता है, चेयरपर्सन होता है, अदर मेंबर होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही जो है सारी ज़्यादातर ताकत है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर दोस्तों प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन कुछ पर्सन की म्यूनसिपैलिटी में, जैसे स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ म्यूनसिपैलिटी, यानी कि म्यूनसिपैलिटी में वोटिंग का जो है अधिकार उनको नहीं होगा, ठीक है। स्पेशल नॉलेज के लोग जो है एक्सपीरियंस जिनका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आज हमारे देश में अर्बन क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिसर नहीं है। अर्बन का विकास कैसे करना है, जैसे चंडीगढ़ टाइप के जो है, न्यू दिल्ली टाइप के जो है, या इस प्रकार के अर्बन का विकास करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पे कमी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्पेशल नॉलेज नहीं है, ड्रेनेज कैसे मैनेजमेंट होगा, या मतलब कई से सारी चीज़ें जो होंगी उनके लिए एक्सपर्ट नहीं है आज हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मेंबर जैसे जो है स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो ये करेगा मेंबर को असाइन, वोट लेने की उनके पास ताकत नहीं होती है। वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर, तो मेंबर जो है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, ठीक है, होली या पार्सली म्यूनसिपल एरिया, ठीक है। मेंबर जो है राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्यूनसिपल एरिया, वो भी जो है पर्सन जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यूनसिपैलिटी में, ठीक है। यानी कि जो है मेंबर जो है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, ठीक है, चाहे तो पूरी तरीके से, चाहे तो जो है पार्सली म्यूनसिपल एरिया। और उसके बाद जो है मेंबर राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी रजिस्टर्ड हैं जो एज ए इलेक्टर जो म्यूनसिपल एरिया है उसमें चाहे तो जो है वो जो है इन पर्सन को जो है म्यूनसिपैलिटी में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद चेयरपर्सन जो है कमेटी का जो है, वार्ड कमेटी का नहीं, ठीक है, जो चेयरपर्सन है कमेटी का वो भी जो है म्यूनसिपैलिटी के लिए जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो जो है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब इलेक्शन जो है चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज का कैसे होते हैं, तो मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी अर्बन जो है वे डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा, ठीक है। म्यूनसिपल एरिया जो है वो उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बांट दिया जाता है, जैसे वार्ड, जैसे आपने कई बार सुना होगा, तो म्यूनसिपल एरिया को जो है वार्ड के अनुसार बांट दिया जाता है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वही सब जो है काम करता है, इलेक्शन और जो है, ठीक है। और मिनिमम एज वही है 21 ईयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटी जैसे म्यूनसिपैलिटी में आप देख लीजिए, एक होती है वार्ड कमेटी, ठीक है। तो ये इसमें 1 या मोर वार्ड हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा या एक वार्ड हो सकता है, ठीक है। ये टेरिटोरियल एरिया होता है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी का, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख या मोर, या जिनकी जो है पॉपुलेशन 3 लाख हो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये वार्ड कमेटी जो है वो बन सकती है एक या एक अधिक वार्ड की, ठीक है। और अदर कमेटी भी जो है बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
और इनके जो अदर कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो जो है म्यूनसिपैलिटी के मेंबर होते हैं, वही बनाते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन म्यूनसिपैलिटी की क्या होती है, तो म्यूनसिपैलिटी की जो है ड्यूरेशन होती है वो दोस्तों 5 साल होती है। ठीक है। और सेम वही चीज़ है 6 महीने वाली, और बचा हुआ पीरियड वगैरह। रिजर्वेशन जो है इसमें भी SC ST वगैरह जो है मिलता है, और 2030 तक बढ़ ही चुका है। 1/3 वूमेन के लिए भी है, और चेयरपर्सन की भी सूट शीट जो है वो छूटी नहीं है। OBC के लिए भी जो है बनाया जा सकता है अगर स्टेट चाहे। डिस्क्वालिफिकेशन वही दोस्तों है कि जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ला बना दे डिस्क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह जो है चाहे वो अभी बताना उसमें भूल गए थे, वो दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है। कोई एक ऐसी अथॉरिटी बना सकता है, कोई ऐसा लॉ बना सकता है जिससे जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तय होगी, यानी कि अथॉरिटी के पास डिस्क्वालिफिकेशन जाएगा। निर्णय करेगा। तो इनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब वहीं से मिलती है, स्टेट से। ज्यूरिस्प्रूडेंस दोस्तों जो है ड्यूरिडिक्शन वो फाइनेंस पे है। ठीक है। टैक्स वैक्स लगा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है। ठीक है। वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, और उसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोविज़न कुछ कर सकता है, जैसे कंपोजिशन उस कमेटी का कैसे होगा। ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा, चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी। ठीक है। मेंबर का, और फंक्शन जो है उस कमेटी का जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में क्या होगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी जो है बनाई जाती है। ठीक है। और ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का जो है तैयार करती है, और फॉरवर्ड कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए भी जो है प्रोविज़न कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन दोस्तों वो एरिया होता है तो 10 लाख या 10 से ज़्यादा की जो है पॉपुलेशन जिसकी होती है। ठीक है। और इसमें 1 या 1 से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या जो है 2 या 2 से अधिक जो है म्यूनसिपैलिटी या पंचायत या अदर कॉन्टिग्यूअस एरिया हो सकते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी की दोस्तों सिग्निफिकेंस यही है कि जो है अर्बन लेवल पे काम आती है। अर्बन लेवल पे जो है लोगों को अपना जो है अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है प्लानिंग बनाने का और सारे जो है काम कराने का जो है हक होता है, और एक दबाव बनता है जाकर के, क्योंकि सबसे बड़ा देखो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, अर्बन में ज़्यादा चीज़ें जो है डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते हैं। उसके पीछे दोस्तों कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ज़्यादातर नेता कुंटा वहीं पे आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों एक प्रेशर बन के जो है रहता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज़ है, गांव के लेवल पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो 74 अमेंडमेंट के सारे फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं। ठीक है। और इलेक्टोरल मैटर में जो है वो जो कोर्ट है उसको बार किया गया है, बाहर इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं होगा। ठीक है। और शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया जो है कुछ स्टेट और पे एक्ट पे जो है नहीं लगता है। ठीक है। एक्ट जो है कुछ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। प्रोविज़न दोस्तों पार्ट 9A में क्या है, तो पार्ट 9A में जो है वो डिफिनीसन और कंपोजिशन जो है म्यूनसिपैलिटी की दी गई है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है म्यूनसिपैलिटी का कैसे होगा सब बता ही चुका हूँ। ठीक है। ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन बताई दिया है, ड्यूरेशन बताई दिया, पावर ओवर बताई दिया है। सेंट्रल काउंसिल जो है उस लोकल गवर्नमेंट की मैं आपको बता दूं, लोकल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल काउंसिल थी ये 1954 में बनी थी अंडर आर्टिकल 263। ठीक है। आर्डर एक प्रेसिडेंट से बनी थी। ठीक है। ये इस काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर होते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, और कुछ मिनिस्टर होते हैं, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में किया जाए। तो पहले ये जो है चलता था मामला। यूनियन मिनिस्टर जो है इसका चेयरपर्सन होता था काउंसिल का, ये सेंट्रल काउंसिल का लोकल गवर्नमेंट के लिए। और काउंसिल जो है एडवाइजरी बॉडी होती थी और डील करती थी मैटर जो है अर्बन लोकल ओनली। ठीक है। और ठीक है। तो ये सेंट्रल काउंसिल जो है और सेंट्रल काउंसिल ये इसी के अनुसार बनी थी। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के लिए मैटर्स रिलेटेड एडवाइजरी इसका नेचर है, बात मान लेना तो ठीक है, नहीं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको पता ही है, वो जो है इसके काम देखेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल तैयार करना वगैरह, इलेक्शन कराना वगैरह सारी चीज़ें।
स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन वही करेगा कि पैसा ऐसा कैसे बटेगा, किस अनुपात में बटेगा, क्या तरीका रहेगा, वगैरह वगैरह। तो अर्बन गवर्नमेंट जो है चलिए जो है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। तो दोस्तों 8 टाइप जो है अर्बन गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। जैसे बड़ी सिटियों को जो है सिटी को से जो है संभालने के लिए तो 3 अथॉरिटी बनाई गई, काउंसिल, एक स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। काउंसिल जो होती है वो लेजिस्लेटिव विंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी जो है फैसिलिटेट करती है वर्किंग जो है काउंसिल की, और कमिश्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ठीक है। और काउंसिल जो है उसमें अगर हम बात करें तो काउंसिल लेजिस्लेटिव विंग होती है और इलेक्ट होती है डायरेक्टली बाय द पीपल, और उसको हेड किया जाता है मेयर के द्वारा, ठीक है। जो काउंसिल होती है ये लेजिस्लेटिव विंग है और इसको हेड किया जाता है मेयर के द्वारा, इलेक्ट होती है पीपल के द्वारा काउंसिल। तो 3 अथॉरिटी जो है वो होती हैं अर्बन गवर्नेंस में, ठीक है। और 8 टाइप ऑफ जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले होती है म्यूनसिपैलिटी, ये टाउन और स्मॉलर सिटी का जो है बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरीके से ना मान करके आप ऐसे मान लीजिए कि इसका हेड जो होता है काउंसिल का वो प्रेसिडेंट या चेयरमैन इन प्लेस ऑफ अ कमिश्नर, दे हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर। यानी कि जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन और टाउन और स्मॉल और सिटी के लिए होती है। नोटिफाइड एरिया जो कमेटी होती है ये क्रिएट की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फास्ट डेवलपिंग जो टाउन होते हैं या टाउन, ठीक है, तो उनके लिए जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है बनाई जाती है। और ये म्यूनसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशंस बनाई जाती है इसलिए इसको नोटिफाइड एरिया कमेटी कहते हैं। ये इंटायरली जो है नॉमिनेटेड होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये ना ही स्टैचुरी बॉडी होती है ना ही इलेक्टेड होती है। उसके बाद टाउन एरिया कमेटी, ये जो है सेपरेट एक्ट इसके लिए जो है स्मॉल टाउन के लिए जो बनाया जाता है टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। ये सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसके लिमिटेड सिविक फंक्शन होते हैं। ये दोस्तों चाहे तो पूरी तरीके से नॉमिनेट हो सकती है, चाहे तो जो है वो इलेक्टेड हो सकती है, सब स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। कंटोनमेंट बोर्ड दोस्तों क्या होता है? तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन। दोस्तों जो सिविलियन पॉपुलेशन होता है उसके लिए जो है म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जो है कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा होता है, और ये जो है कंटोनमेंट एक्ट 2006 से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनता है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके में जो है पार्सली या जो है इलेक्ट हो सकते हैं, पार्सली नॉमिनेट भी हो सकते हैं, जैसा चाहे। इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट और जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका जो है रोल होता है। टाउनशिप में अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश की जाती है पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा प्रोवाइड करने के लिए सिविक एमिनिटीज, ताकि जो है स्टाफ और वर्कर को जो है दिया जाए। और ये जो है कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ठीक है। इसके सारे मेंबर जो है अपॉइंट होते हैं इंटरप्राइजेस के द्वारा। पोर्ट ट्रस्ट जो है ये बात होते हैं, ये इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी, उन दोनों से जो है बनते हैं, ठीक है। ये पोर्ट और जो है प्रोवाइड करते हैं सिविक एमिनिटी। ये एक्ट जो है पार्लियामेंट का जो है उससे बनाया जाता है पोर्ट ट्रस्ट। स्पेशल पर्पज़ एजेंसी जो है ये अंडरटेक करती है डिजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ और स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो है फंक्शन बेस्ड होते हैं, फंक्शन बेस्ड होती है ज़्यादा, एरिया बेस्ड जो है कम होती है। इसको सिंगल पर्पज़ या यूनी पर्पज़ या जो है स्पेसिफिक पर्पज़ या फंक्शनल लोकल बॉडी जो है कहते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाई गई है। तो ये चीज़ें हैं। अर्बन लोकल बॉडी जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो है नहीं है, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अब ये क्या बचा हुआ है, सेंसस गाइडलाइन, ये आप स्वयं से पढ़िए। प्रॉब्लम दोस्तों वही है, ठीक है। फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम है, और अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बना के रखती है, पीपल का जो है पार्टिसिपेशन लो लेवल पे है कम, एम्पावर कैसे करेंगे? तो फिजिकल, वही सारी चीज़ें ठीक कर दो तो जो है हो जाएगा।
जैसे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड मामलों को ठीक करने के लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम 12th फाइनेंस कमीशन ने जो है रिकमेंड किया। 13th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड को जो है नेसेसरी कर दिया जो है सेटिंग करना। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो है अगर हम बात करें तो रिकमेंड किया कि जो है म्यूनसिपैलिटी जो है टैक्स जो खाली पड़े हुए लैंड टैक्स हैं, ठीक है, वैकेंट लैंड टैक्स पे जो है लगा सकती है, सॉरी वैकेंट लैंड टैक्स जो है लगा सकती है। बेटर फाइनेंशियल जो है डेटाबेस इनके पास होना चाहिए, ठीक है, लोकल लेवल पे। और 13th और 14th जो दोनों कमीशन है उन्होंने दोस्तों कहा है कि बेटर अवेलेबिलिटी जो है डेटा की होनी चाहिए। शायद इसी को देखते हुए स्वामित्व स्कीम वगैरह जो है वो नीचे लेवल पे स्टार्ट की गई, क्योंकि अक्सर डिस्प्यूट किसके होते हैं, प्रॉपर्टी के ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं, प्रॉपर्टी के मामले रहते हैं, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा हो, डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ लेक्चर में जो है मैं एक चीज़ देख रहा हूँ उतनी देर से, एक चीज़ दोस्तों मिसिंग है, और ये मैंने कैसे मिस कर दी मुझे नहीं पता है। और वो दोस्तों ये है कि यहाँ पे आज मैं डाल के नहीं लाया हूँ, वो दोस्तों क्या मैं डाल के नहीं लाया हूँ, वो नहीं डाल के लाया हूँ। एक दोस्तों पेसा एक्ट था, पेसा एक्ट जो था वो इसमें पढ़ा ही नहीं कहीं पे। तो पेसा एक्ट एक बार जो है आप उसके बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि उसको अगर आपने नहीं जाना तो बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ज़रूर पढ़ा दूँ, तब जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो पेसा एक्ट जो है यूपीएससी के लिए, वो दरअसल जो है उसमें फंक्शन को एक्सटेंड किया गया था बाद में, ठीक है। ये 1993 में तो आ गया था, लेकिन पेसा एक्ट जो है वो अगर मैं बताऊं तो ये जो है ट्राइबल सेल्फ रूल टाइप का था, ठीक है। ये 5th शेड्यूल जो एरिया थे, ठीक है, इंडिया के, उनके लिए लाया गया था पेसा एक्ट, ठीक है। ये 1996 का है पेसा। तो इसको थोड़ा सा जो है आप देख लीजिए, क्योंकि 1993 में क्या था ना, वो सब तरफ थोड़ी ना बढ़ाया गया था। जैसे अभी मैंने आपको जो प्रोविज़न बताया वो कई जगह पे तो लग नहीं रहे हैं, तो उनको भी तो लाना है उसमें सेल्फ रूल में, और सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए दोस्तों एक ये लाया गया था एक्ट था जिसका नाम पेसा था, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। और ये जो है ये जो 5th शेड्यूल में नहीं जो स्टेट थे, जैसे मैं आपको अभी अब तक बता रहा था कि इन पे नहीं लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, तो दोस्तों पेसा उसी के लिए लाया गया था, ठीक है। तो पेसा जो है मैं आपके सामने खोल देता हूँ। तो पेसा दोस्तों जो है ये प्रोविज़न है पंचायत का, ठीक है, 1996 में लाया गया, और ये एक्सटेंड किया गया 5th शेड्यूल एरिया तक, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड इसका रूप आया था, ठीक है, ये समझ लीजिए दोस्तों। 5th शेड्यूल है ना, वो दोस्तों शेड्यूल एरिया के बारे में है, 5th शेड्यूल, ठीक है। और इंडिया में जो जैसे जो कुछ स्टेट हैं उनको कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ट्राइबल पॉपुलेशन कुछ अमाउंट में रहती है, तो उनको 5th शेड्यूल में जो है डाला गया स्टेट को है, ठीक है। तो उन पे भी ये अप्लाई किया जा सके, तो उसके लिए जो है ये लाया गया, ठीक है। जैसा कि मैं आपको अभी जब लेक्चर के दौरान पढ़ा रहा था कि ये जो 73rd और 74th है वो कुछ जगह अप्लाई नहीं हो रहे थे, तो उसके पीछे दोस्तों कारण यही था क्योंकि तब वो पेसा एक्ट नहीं आया था। पेसा एक्ट 1996 में आया था। पेसा एक्ट की दोस्तों ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि जो है पार्ट 9 जो वो था 73rd का पंचायत का, वो 5th शेड्यूल एरिया पे अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो ये पेसा एक्ट उसी के लिए लाया गया ताकि 5th शेड्यूल तक इसको बढ़ाया जा सके। और ऑब्जेक्टिव पेसा एक्ट का क्या था, ताकि जो है एक्सटेंड किया जाए प्रोविज़न जो पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो जो है शेड्यूल एरिया जो है तक जो है एक्सटेंड किए जाएँ। लेकिन चूंकि उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह स्पेशल कर दिए गए, ठीक है। और ट्राइबल पॉपुलेशन को सेल्फ रूल दिया जाए, ठीक है। विलेज गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस की जाए, और सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जो है उनको भी दिया जाए, सेफगार्ड किया जाए, प्रिजर्व किया जाए उनके ट्रेडिशन, कस्टम और ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए। पंचायत जो है उनको भी पंचायत का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है पंचायत जो एप्लीकेबिलिटी है पेसा एक्ट की, वो दोस्तों इन जगहों पे लगी। ये 10 स्टेट हैं, ठीक है। ये 5th शेड्यूल एरिया में जो है आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। तो इन पे जो है ये 5th शेड्यूल में जो है इनको दिया गया और कुछ मॉडिफाइड कर दिया गया, थोड़ा सा आसान बना दिया गया। तो ठीक है, तो ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही सारी ताकत है, जैसा कि आपको पता है ये सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, बस इनके पास बढ़ा दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि मैंने जब आपको गवर्नर पढ़ा रहा था स्टेट का, तो ये दोस्तों स्टेट के गवर्नर के पास ताकत है कि वो जो है इनके लिए जो कोई ऑफिसर जो है वो नियुक्त कर सकता है, गवर्नर, ठीक है। तो ये उसी के पास जो है ताकत जाती है पेसा एक्ट में, ठीक है, ट्राइबल के लिए। और इसमें जो है पावर टू, मैं आपको बता दूं स्टेट लेजिस्लेचर जो है
वो जो है ग्राम सभा को ताकत देगी कि वो जो है पावर टू इन्फोर्स प्रोविजन आर टू रेगुलेट आर रिस्ट्रिक्ट द सेल एंड कंजम्पशन एनीथिंग इंटॉक्सिकेंट। अगर इंटॉक्सिकेंट जो है अगर कोई रिस्ट्रिक्ट या सेल वगैरह जो है रेगुलेट करना चाहे तो वो जो है ग्राम पंचायत जो है अपने स्तर पर कर सकती है। और ऑनरशिप जैसे माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट के बारे में तो आपको जानते ही है कि ट्राइबल का मतलब ही होता है सीधी सी बात कि फॉरेस्ट से रिलेटेड लोग, तो उनकी जो है फॉरेस्ट का जो ऑनरशिप है वो इनके पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और मतलब उनका ऑनरशिप बना रहेगा। पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया एंड टू टेक अप्रोप्रिएशन एक्शन टू रिस्टोर एन फलाफुल एलिनेटेड लैंड ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब। यानी कि अगर वो अपना कोई रिस्टोरेशन वगैरह करना चाहें लैंड एंड का तो वो कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं विलेज मार्केट को, पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मनी लेंडिंग वगैरह शेड्यूल एरिया में, ठीक है, और पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरी वगैरह वो स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिग्निफिकेंस दोस्तों क्या हुआ, इससे ट्राइबल जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी जो है ये चीज़ें सीखी, ठीक है, ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशन के पास ये नॉलेज गया, कंट्रोल उनका नेचुरल रिसोर्स पे और थोड़ा सा हो गया, ठीक है, और यूटिलाइजेशन क्योंकि उन्हीं के पास सब उनकी ताकत मिल गई, ठीक है, लैंड वाटर फॉरेस्ट वगैरह, और उनका जो है जो अलगाववाद की जो फीलिंग थी कि हम जो है मेन कम्युनिटी में आते नहीं है, एलिनेशन टाइप का फीलिंग, तो उनका कम हो गया, उन्हें लगा कि हाँ हमारा भी कोई है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बना, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो गई, लीगल रिकग्निशन मिल गया, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को एड्रेस हो गए, उनके हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस होते थे। अंग्रेजों से लड़ाई अक्सर इनकी इसीलिए होती रहती थी, जैसे आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ोगे तो उससे पहले इनकी लड़ाई कई बार जो है अंग्रेजों के साथ होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, होगा इससे, क्योंकि लोकल कम्युनिटी ऐसे भी आप जानते हो कि जो है ट्राइब लोग अक्सर जो है प्रकृति की रक्षा करते हैं, और बेनिफिट जो है ट्राइब का होगा, ठीक है। जब मैं दोस्तों कुछ भी बात कहता हूँ ना तो वो थोड़ा सा इस जो है उसमें एक्सेप्शन, देखो इस दुनिया में एक्सेप्शन हर चीज़ के हैं, ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ पे आर्गूमेंट हो सकता कहता है कि जो है ट्राइब जरूरी नहीं कि जो है पर्यावरण की रक्षा ही करते हैं, मैं सब जानता हूँ, ठीक है, ये मुझे ना बताएं, ठीक है, लेकिन हर बात में एक्सेप्शन होता है, लेकिन वो कुछ ही होते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये थोड़ी ना कि हर बार में हम बोलते रहें कि जो है कि ये एक्सेप्शन है। अरे यार समझा करो बात को। इशू दोस्तों क्या हुआ, इशू दोस्तों ये हुआ कि जो है कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ वगैरह जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट और पेशा, ये दोस्तों जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंटरफियर करते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, ओवरलैप करते हैं क्षेत्र अधिकार में, ठीक है, अनक्लियर हैं मतलब जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है, रेजिस्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लोकल कम्युनिटी नहीं चाहती है दुनिया की नौटंकी, और यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब जाके लेक्चर समाप्त हुआ। अर्बन लोकल बॉडी पे जो है अर्बन लोकल गवर्नेंस पे जो है यूपीएससी, इस पर दोस्तों कोई और आर्टिकल अगर मिल जाए तो वो उससे भी जो है मैं आपको थोड़ा सा और मैं लपेट दूँ, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी के लेकर के। चलिए मिल गया है मुझे एक आर्टिकल, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, तो इस पर थोड़ा सा जो है और कवर कर लें। तो अर्बन लोकल बॉडी आपको पता ही 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और अर्बन लोकल बॉडी जो है ये इस प्रकार से जो है अर्बन लोकल बॉडी हमारे देश में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोस्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसी है। मैं आपको अभी पढ़ा करके आया जस्ट, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अभी मैंने आपको जस्ट बता के आया, ठीक है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगी, जो एक्ट होगा कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो ये पार्लियामेंट लाएगी, ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनती है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोस्तों बनती है आपकी काउंसिल से, स्टैंडिंग कमेटी से और जो है म्यूनसिपल कमिश्नर से, ठीक है। ये आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका है। काउंसिल होती है, मेयर होता है, काउंसिल दोस्तों जो है वो लेजिस्लेटिव विंग है और डिलिबरेटिव नेचर में होती है, ठीक है, और उसमें कुछ मेंबर होते हैं काउंसिल में, ठीक है। जैसे म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है उसका कंपोजिशन जो होता है वो 3 लोगों से होता है, एक काउंसिल, दूसरा होती है स्टैंडिंग कमेटी, तीसरी होती है म्यूनसिपल कमिश्नर। और जो काउंसिल होता है उसमें होते हैं आपके मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर, नॉमिनेटेड पर्सन, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में आपके जो होते हैं स्मॉलर ग्रुप होता है, ठीक है, काउंसिल के अंदर, और ये स्पेसिफिक एरिया पे काम करता है जैसे सैनिटाइजेशन, फाइनेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी जो है ये जो है वर्किंग फैसिलिटेट करने के लिए जो है बनाई गई हैं, ये काफ़ी बड़ी होती हैं। जबकि जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, मैंने क्या कहा, म्यूनसिपल कमिश्नर,
जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें 3 अथॉरिटी होती है, काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, कि म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। म्यूनसिपल जो कमिश्नर होता है वो दोस्तों जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो होती है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए काउंसिल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के। ये जनरली एक मेंबर होता है आईएएस या जो है अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। म्यूनसिपैलिटी जो होती है एक टाइप की लोकल अर्बन बॉडी होती है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्मॉलर जो सिटी और टाउन्स के लिए, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी। और मैंने आपको बताया था क्रम में, ठीक है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन आता है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी दोस्तों अदर नाम से भी जानी जाती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरो म्यूनसिपैलिटी, सिटी म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी दोस्तों बनती कैसे है, तो दोस्तों जो है म्यूनसिपैलिटी जो है इस्टेब्लिश की जाती है कंसर्न स्टेट के द्वारा या जो है यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट के द्वारा। म्यूनसिपैलिटी दोस्तों बनती है, आपके बता दूं तो ये 3 मेंबर से बनती है, वही है काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, ठीक है, सेम चीज़ें वही है। नोटिफाइड एरिया कमेटी मैं आपको बता दूं दोस्तों ये भी जो है एक प्रकार का अर्बन लोकल बॉडी है दोस्तों। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है 2 प्रकार के जो है अर्बन एरिया के लिए जो है बनाई जाती है, ठीक है। ये फास्ट डेवलपिंग जो टाउन होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो होती है, ठीक है, या फिर जो है जो म्यूनसिपैलिटी का जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये नोटिफिकेशन से बनाई जाती हैं, इसलिए नोटिफाइड होती हैं और इंटायरली ये नॉमिनेटेड होती हैं, ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये नाइदर इज इलेक्टेड नायर स्टैचुरी बॉडी। टाउन एरिया जो कमेटी होती है वो दोस्तों जो है एक प्रकार की अर्बन लोकल बॉडी है, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल टाउन का करती है टाउन एरिया। ये जो है एक सेपरेट एक्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और ये जो है ये चाहे तो पूर्ण तरीके से इलेक्टेड होती है या पूरी तरीके से नॉमिनेट हो सकती है, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, या पार्सली इलेक्टेड या पार्सली नॉमिनेटेड, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड दोस्तों एक प्रकार का अर्बन लोकल बॉडी है, इस्टेब्लिश किया जाता है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविलियन पॉपुलेशन जो कंटोनमेंट एरिया में रहती है। कंटोनमेंट एरिया दोस्तों स्पेसिफिक टाइप का जोन है, ठीक है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो है सिविलियन पॉपुलेशन से जो है एसोसिएटेड होता है। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के भी काम आ जाता है, आपको मैंने बताया था डिफेंस मिनिस्ट्री। तो कंटोनमेंट जो है वो बोर्ड जो है बनता है, प्रोविज़न जो है कंटोनमेंट एक्ट जो 2006 का है, ठीक है, और ये सेंटर के द्वारा जो है बनता है, ठीक है। तो कंटोनमेंट बोर्ड में जो है मेंबर होते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, ये कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है कंटोनमेंट बोर्ड का एक होता है, जैसे मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन इज़ द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर जो होता है स्टेशन को कमांड करने वाला, वही दोस्तों जो है एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होता है कंटोनमेंट बोर्ड का, वही प्रिसाइड करता है इसकी मीटिंग वगैरह, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कंटोनमेंट बोर्ड का जो है वो इलेक्ट होता है अपने ही मेंबर से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 5 साल का टर्म होता है, ये चीज़ें। कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो भी जो अगर बात करें तो सिविलियन के पॉपुलेशन के बेस पे कंटोनमेंट बोर्ड जो है 4 कैटेगरी में आता है। एक तो होता है टाउनशिप, ठीक है, तो टाउनशिप जो है एक प्रकार की अर्बन लोकल बॉडी है, ये लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज को जो है सिविक एम्यूनिटी या स्टाफ वर्कर के प्रोवाइड कराने के लिए जो है टाउनशिप बनाई जाती है। इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है पब्लिक इंटरप्राइज का, ठीक है। उसका पोर्ट ट्रस्ट होता है, ये भी अर्बन लोकल बॉडी है, ये इस्टेब्लिश होती है पोर्ट एरिया के तौर पे, ठीक है। 2 पर्पज इसके होते हैं, मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना पोर्ट को, और सिविक एम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। और पोर्ट ट्रस्ट हो गया, तो पोर्ट ट्रस्ट जो है अगर मैं बात करूं तो इसके जो है कई सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, और म्यूनसिपैलिटी से तो जो है मोर या लेस जो है ज़्यादा ही फंक्शन होंगे, ठीक है, और सिमिलर भी हो सकते हैं म्यूनसिपैलिटी के जैसे। तो स्पेशल पर्पज एजेंसी आप देख लीजिए, ये भी अर्बन लोकल बॉडी है, इस्टेब्लिश होती है स्टेट के द्वारा, ठीक है, और कुछ इसको जैसे जो है अपॉइंट किया जाता है, कुछ इसको फंक्शन अपॉइंट किया, जैसे मान लीजिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो वो जो है दिल्ली का, तो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ऑटोनोमस जो है बॉडी होती हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं लोकल म्यूनसिपैलिटी बॉडी के प्रति। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर काफ़ी डिटेल था, तो चलिए तो है लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन और आपके मेंस के नीचे डाल दिए गए, हमसे जो है आप मांग लीजिएगा, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके पीपीटी आप जो ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें मैं इंस्टीट्यूशंस कमीशन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।